नमस्कार मित्रों, कथा मंजरी में आप सबका स्वागत है। आइए आज मालती जोशी जी की लिखी कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी विरासत सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे लिए यह रिश्ता बुआ लेकर आई थी। अम्मा को उन्होंने जता दिया था, भाभी लड़के की नौकरी पर मत जाओ, वह तो बस यूं ही क्लर्क की नौकरी शौकिया कर रहा है। भगवान का दिया घर में बहुत है। बाप दादाओं के बनाए हवेली देखोगी तो देखती रह जाओगी। और पुरानी सही, घर में गाड़ी भी है। यह तीर एकदम निशाने पर लगा था। परिवार में अब तक इतनी लड़कियों की शादी हुई थी, पर गाड़ी किसी के यहाँ नहीं थी। अब मैंने भी हाँ कर दी। भैया ने कहा, इसमें कोई दम नहीं है, बस दूर के ढोल है सब। अरे लेकिन हवेली तो सामने नज़र आ रही है। कितनी पुरानी है पता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो 2 कमरों में ज़िंदगी गुजार देते हैं, उससे तो इतना अच्छा घर वर मिल रहा है। मना करेंगे तो हम पछताएंगे। उन्हें क्या रिश्तों की कमी है? पुराने जागीरदार हैं, कहते हैं मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। और यह शादी हो ही गई। शादी के बाद पहली बार घर में पाँव दिया तो लगा किसी हॉरर फिल्म के सेट पर आ गई हूँ, यानी चंद्रकांता संतति का कोई जादुई महल सजीव होकर सामने आ गया है। बड़े बड़े दालान, हॉल, चौक सब घूम घूम कर मुझे अभिमान से दिखा रहे थे। मेरा मन बैठा जा रहा था। नई नवेली गृहस्थी की कल्पनाएं उस भूल भुलैया में खोसी गई थी। उस आघात से उबरने में मुझे थोड़ा समय लगा। फिर मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती ठेल ठाल कर इस नई चुनौती के लिए तैयार किया। उस वीराने घर को शक्ल देने में वाकई एक चुनौती थी। मेरा यह प्रयास अब तक जारी है। मैं जी तोड़ कोशिश करती हूँ, पर यह मकान अपने ऐतिहासिक छवि से बाहर आना ही नहीं चाहता। मकान मालिक यानी कि श्रीमान जी उसके पारंपरिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं। मुझे लगता है इस घर में मैं केवल क्यूरेटर के हैसियत से रह सकती हूँ, गृहिणी के रूप में नहीं। इस खानदानी नुमा हवेली में 4 कमरे में भी इस हालत में नहीं है कि रहा जा सके, या यूँ कहिए कि 4 कमरे ही ऐसे हैं जिसमें किसी तरह रहा जा सकता है। शेष जगह तो धीरे धीरे मिट्टी के ढेर में तब्दील हो रही है। आंगन में बैठो तो एहसास होता है मानो 16वीं सदी में आ गए हैं। सारे भूभाग में मानवेतर जीवों का आवागमन निर्बाध रूप से चलते रहता है, जिससे जान सांसत में बनी रहती है। खैर, मुझे तो थोड़ी जगह में भी गुजारा करने की आदत है, पर उस भारी भरकम सामान को कहाँ रखूं जो यहाँ वहाँ फैला हुआ है। उसे बेच दिया जाए तो 3 कमरे आसानी से खड़े किए जा सकते हैं। इस घर में बेचने का नाम लेना भी गुनाह है। बुजुर्गों की यह निशानियाँ हमें इसी तरह कलेजे से लगा कर रखनी होंगी, और उस सामान का वर्णन करने की क्षमता मेरी इस छोटी सी लेखनी में नहीं है। भीतर वाले हॉल में जो बड़ा सा छप्पर वाला पलंग है, वह मेरी सास की ददिया सास की पीहर से आया हुआ है। उस पलंग के आकार प्रकार को देखकर यह विश्वास हो जाता है कि वह सचमुच किसी बड़े खानदान की थी। मेरे मन में तो उन लोगों के प्रति भी श्रद्धा उपजती है जो इस पलंग को ढोकर यहाँ तक लाए होंगे। वे लोग जरूर महाबली भीम के वंशज होंगे। उस हॉल में बस वह पलंग ही पलंग नज़र आता है। दिन में मैं सारी खाटें नीचे सरका देती हूँ। पिंकी की गुड़िया की शादी होती है तो पलंग के पाँव के तोरण वगैरह से सजाकर मंडप भी बन जाता है। कुतुब मीनार के बारे में एक लतीफ़ा है। 3 मूर्ख उसे देखने गए। एक ने कहा यह एक कुआं है जिसे उल्टा कर दिया गया है। दूसरे ने कहा पहले ज़मीन पर इस मीनार की रचना करके
बाद में खड़ा कर दिया होगा। मैं उन मूर्ख की जमात में शामिल नहीं होना चाहती, पर कई बार लगता है कि पहले खुली जगह में यह पलंग बिछाकर बाद में दीवारें खड़ी की गई होंगी। उस समय उसमें इतने बड़े छेद हो रहे कि मच्छर तो क्या चूहे भी भीतर आ जाएंगे। पर अगर उसमें जाली नहीं भी होती तो वह एक तंबू का काम दे सकती थी। उसका पुराना रंग तो अब पहचान में नहीं आता, पर उस पर बने हुए फूल अब भी मन मोह लेते हैं। रसोई में लगा जो आंगन है उसमें एक बड़ी सी मेज रखी है। उन दिनों तो टेबल पर खाने का रिवाज नहीं था, फिर यह मेज क्यों बनवाई गई, यह शोध का विषय हो सकता है। मेरे बच्चों का मानना है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी ने यह मेज दादाजी को इनाम के तौर पर दे दी होगी। खैर, अतीत इसका जैसा भी रहा हो, वर्तमान बड़ा यशस्वी और उपयोगी है। गर्मियों में मेरे तीनों बच्चे इस पर आराम से सो जाते हैं। पूरे मोहल्ले की औरतें बड़ी पापड़ चिप्स आदि सुखाने के लिए इसका उपयोग करती हैं। इन लोगों को ऐसा क्यों लगते रहता है मुझे अपनी चीज़ सुखाने के लिए जगह नहीं मिलती। पड़ोसी धर्म के नाते हर महिला कुछ न कुछ दे ही जाती है, उसी से मैं साल भर आराम से काट लेती हूँ। गर्मी बरसात झेलते हुए वह मेज आंगन में पड़ी रहती है। घर में लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। गांव के रामलीला में या स्कूल के वार्षिक स्नेह सम्मेलनों में बतौर स्टेज इसका उपयोग होता रहता है। शेष समय इसे प्लास्टिक से ढक देती हूँ। घर में एक बड़ा सा जाजम है जो हमारे बाहर वाले कमरे में बिछा रखा है। कम से कम उखड़ा हुआ फर्श तो ढक जाता है। उसे झटकारना, साफ करना हम डालडा युगीन लोगों के बस का नहीं है। फलस्वरूप उसका रंग कमरे के रंग से एकाकार हो गया है। पिछले दिनों एक महरी आई थी, उसने सब कमरों के साथ उस जाजम को भी लिप डाला था। किस मुश्किल से वह गोबर छुटाया गया था, यह एक अलग कहानी है। लकड़ी की 2 बड़ी पेटियां हैं। पहले ज़माने में उसमें जो भी रखा जाता हो। इस समय यह हाल है कि मैं अपने सारे गृहस्थी उन संदूकों में बंद कर देती हूँ। बच्चे छोटे थे तब उसमें बैठकर बस का खेल खेलते थे। अब शायद मेरे नाती पोते खेलेंगे। हॉल में एक रेडियो नुमा डब्बा है जिसका आकार और चीज़ों के अनुपात में ही है। इस ट्रांजिस्टर युग में तो वह दैत्याकार ही लगता है, पर आवाज़ चींटी बराबर भी नहीं निकालता। इसे बेचने की मैंने कभी जिद नहीं की। मुझे मालूम है इसके लिए ग्राहक जुटाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। ठीक है, पड़ा रहे, चूना झड़े दीवार का उतना हिस्सा तो ढका रहता है। एक पुरानी दीवार घड़ी ईमानदारी से दीवार को थामे हुए है। अगर समय से चाबी दे दी जाए तो समय भी बताती है, लेकिन डायल काफ़ी मैला हो गया है। अक्षर ठीक से नज़र नहीं आते। कई बार सोचा उतार कर सफाई करवा लें, पर डर लगता है घड़ी उतारने के चक्कर में कहीं दीवार ढह गई तो क्या होगा। बेंत की 6 कुर्सियाँ भी है, बहुत सुंदर बनावट है, पर बुनाई खुल गई है। मजदूरी सुनकर चक्कर आ जाता है। इससे अच्छा तो 4 कुर्सियाँ ले ले ऐसा लगता है। घर में एक साइकिल भी है। पतिदेव के मैट्रिक पास होने की खुशी में ससुर जी ने दिलवाई थी। अब बेटा भी मैट्रिक कर चुका है। इस बीच फ्रेम को छोड़कर साइकिल का हर पार्ट बदला जा चुका है, पर वह अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण घर में बनी हुई है। सील भी है। सास थी तब तक वह सील बनी हुई थी। उनके जाने के बाद मैंने उसे नहाने की चौकी का स्थान दे दिया है। एक बार में 5 किलो कोयले का भोग मांगने वाली अंगीठियां हैं। उन्हें तो मैंने मकान के छत पर ही डाल दिया है। शादी ब्याह में लोग मांग कर ले जाते हैं। चीनी के बड़े बड़े मर्तबान मेरे लिए समस्या बने हुए हैं। हिम्मत करके 35 रुपए किलो के 5 किलो आम लाती हूँ
उनमें 40 रुपए किलो के भाव से तेल डालती हूँ, मसाला अलग। लेकिन यह सारी सामग्री उस मर्तबान के पेंदे में ही समा जाती है। थालियाँ इतनी बड़ी है कि छोटे बच्चे का हाथ दूसरे छोर तक पहुँचता ही नहीं है। इतनी बड़ी थालियों के लिए 56 भोग चाहिए। इस महंगाई के ज़माने में तो वे मुँह चिढ़ाती सी लगती हैं। पुराने पीतल और तांबे के गागरों ने अब शस्त्र धारा का रूप ले लिया है। मंदिरों में दान कर दो, अभिषेक का ही पुण्य मिलेगा। बर्तनों की बात तो फिर भी समझ में आती है। वह हम दो और हमारे दो वाला ज़माना तो था नहीं। घर में 3-3 4-4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी। उस समय परिवार सच्चे अर्थों में परिवार हुआ करते थे। उस समय इतने बड़े बड़े बर्तनों की ज़रूरत पड़ती होगी। पर झूला, वह तो सामान्य आकार का होना चाहिए कि नहीं? या हर बहू बेटी जुड़वा ही पैदा करती थी? मैंने तो अब झूले की खटोली बना ली है। उसमें धूप में बैठकर कुछ बुनते रहती हूँ। इस रिश्ते का खास आकर्षण है वह मोटर। उसके बारे में तो बताना भूल ही गई। उन दिनों यानी शादी के पहले मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। कार वाला पति पाकर मैं धन्य हो गई थी। सहेलियाँ मुझसे ईर्ष्या करने लगी थी। बिटिया कार में विदा हो रही है। इस खुशी में अम्मा उस दिन रोना भी भूल गई थी। यह कार कोई ऐसी वैसी नहीं थी। मेरी सास भी उसी कार में बैठकर विदा हुई थी। ऐसी शुभ लक्ष्मी मोटर में बैठते हुए मेरा कलेजा गज भर का हो गया था। लेकिन उस गाड़ी ने जैसे कन्या पक्ष के बल परीक्षा ले ली। गांव की सीमा तक उसे धक्का देकर ले जाना पड़ा, तब जाकर वह स्टार्ट हुई थी। लोग हाँफ रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे, पर किसी एक की भी आंख में आंसू नहीं थे। ऐसी सूखी विदाई आज तक किसी कन्या की नहीं हुई होगी। इस गाड़ी के लिए एक पार्ट टाइम ड्राइवर नियुक्त था। पार्ट टाइम इसलिए कि फुल टाइम रखने की औकात नहीं थी। जब कहीं रौब मारना होता तो उसे बुला लिया जाता था। वो भी पार्ट टाइम ड्राइवरी करता था। शेष समय में काज बटन करता या कुर्सियाँ बुनता। इस गाड़ी को चलाने के बाद वो और किसी गाड़ी के लायक नहीं रह गया था। 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। तब से गाड़ी हमारी अचल संपत्ति के रूप में दरवाजे पर खड़ी है, क्योंकि मेरे पति देव को ड्राइविंग नहीं आती। जब छोटे थे तो पैर छोटे पड़ते थे, अब तो स्टीयरिंग घुटनों से टकराता है। इसीलिए गाड़ी चलाना कभी सीख न पाए। एक बार मेरे मन में एक महत्वाकांक्षी योजना उपजी थी कि गाड़ी को थोड़ा ठीक ठाक कर लें तो शादी ब्याह में या चुनाव में चला सकेंगे। 4 पैसे की आमदनी हो जाएगी। मैंने स्वर्गीय ड्राइवर साहब से कहा, चाचा ज़रा इत्मीनान से बैठकर एक लिस्ट बना लो। जो जो रिपेयर्स कराने हैं करा लेते हैं। थोड़ा रंग रोगन करा लेते हैं। गाड़ी चलाने लायक करवा लेते हैं। उत्तर में वह हंसा। उसका हंसना बहुत कुछ कह गया। उसके बाद मैंने वह विचार ही छोड़ दिया। 2 साल पहले चाचा गुजर गए। तब से यह गाड़ी लाइब्रेरी में ही खड़ी है। इसका मतलब यह नहीं कि पुस्तकें हमने गैरेज में रख छोड़ी हैं। दरअसल पिछली बरसात में हमारा खंडहर नुमा गैरेज पूरी तरह ढह गया है। तब हमने लाइब्रेरी की दीवार गिराकर गाड़ी को भीतर ले लिया था। जी हाँ, हमारे घर में लाइब्रेरी भी है। अलमारियाँ भरी पड़ी हैं। सारे अंग्रेजी लेखक यहाँ मौजूद है। महाभारत, रामायण, प्रेम सागर, सुख सागर, चंद्रकांता संतति और भी न जाने कितने प्राचीन ग्रंथ भरे पड़े हैं। इसके अतिरिक्त कल्याण के अंक हैं, सरस्वती और हंस के अंक हैं। इन्हें पढ़ने का जरा भी शौक नहीं है, पर पूर्वजों की इस महान धरोहर पर अभिमान जरूर है। मुझे पढ़ने का बेहद शौक है। कोई अच्छी सी किताब लेकर बिस्तर में लेटकर पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। घर में इतनी किताबें हैं, पर मेरा यह शौक कभी पूरा नहीं होता।
किताबों को उठाते ही गर्त की एक परत हाथों को, कपड़ों को सराबोर कर जाते हैं। किताब खोलते ही पीले पत्तों की तरह पीले पृष्ठ झड़ने लगते हैं। जो जिल्द पर चिपके रह जाते हैं उन पन्नों पर दिमाग का अधिकार स्पष्ट नजर आता है। कई कागज़ तो इतने जीर्ण शीर्ण हो गए हैं कि हाथ लगाते ही चूरा हो जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा कहता है कि इस चूर्ण में थोड़ा नमक मिलाकर बुद्धिवर्धक चूर्ण के नाम से बेचा जा सकता है। कम से कम साल भर की फीस तो निकल ही आएगी। एक बड़ी सी अलमारी केवल डायरी और फोटो से भरी हुई है। उन तस्वीरों में भी कोई तारतम्य नहीं है। जॉर्ज पंचम के साथ हरिद्वार के कोई महान संत गलबहियाँ डाले खड़े हैं। लखनऊ की मलका जान है तो स्वामी विवेकानंद भी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं तो वीर सावरकर भी हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा परिवार है। राम पंचायत, लक्ष्मी गणेश, राधा कृष्ण, शंकर पार्वती की रंगीन तस्वीरें तो हैं ही, कुछ प्रसंग के कल्पना चित्र भी हैं, जैसे गंगावतरण, सीताहरण, धनुष यज्ञ, लक्ष्मण शक्ति, द्रौपदी स्वयंवर आदि। 10-12 फोटो पारिवारिक भी हैं। तब शायद ग्रुप फोटो का ही प्रचलन अधिक था। हर चित्र की धज करीब करीब एक सी है। पिछली कतार महिलाओं के लिए रिजर्व थी। माथे तक घूंघट खींचे, जेवरों से लदी फदी, वे अपने अपने पतियों के पीछे खड़ी हैं। कुर्सियों पर बड़ी मूछों वाले फक्कड़धारी पुरुष विराजमान हैं। सामने की कतार में जमीन पर बालक वृंद हैं। उन गोल गोल टोपियों में सभी बच्चे एक से नजर आते हैं। यह लोग कौन कौन हैं इसका अता पता मेरे पति देव को भी नहीं है। अपनी फ़ोटो को भी यह पहचान नहीं पाते। हाँ, देखकर गदगद जरूर होते हैं। ये सारी तस्वीरें किसी ज़माने में दीवारों पर सुशोभित रही होंगी, पर अब तो चमक उसमें बाकी नहीं है। न इन दीवारों में उन्हें थामे रहने की शक्ति है। इसीलिए यह सब अलमारी के अंधेरे कोनों में अपना अभिशप्त जीवन काट रहे हैं। डायरी लिखना इनके खानदान का प्रिय शौक रहा है। इस पीढ़ी में ही इस नियम का थोड़ा सा व्यतिक्रम हुआ है। इन डायरियों को हिसाब की कॉपी कहना ज़्यादा समीचीन होगा। हिसाब के अलावा इसमें जन्म, मृत्यु और शादियां भी दर्ज हैं। जन्म की सूचना के साथ जातक की कुंडली भी दर्ज है। मृत्यु की तारीख के साथ 13वीं का खर्च और उपस्थिति भी दर्ज है। हर बच्चे की शादी की तैयारी तफसील से लिखी हुई है। शादी में किसने कितना दिया, किसको कितना दिया गया, इस बात का भी उसमें लिखा हुआ है। पुरानी पीढ़ी के लोग व्यवहार कुशल थे। यह डायरियाँ इस बात की मिसाल हैं। मुझे डायरियाँ पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ समय को मन पिछले ज़माने में लौट जाता है। उस समय का जमा खर्च पढ़कर तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल याद आ जाता है। इतने कम खर्च में तो शादी शायद तब भी नहीं हुई होगी। मेरे चचिया ससुर की शादी की तारीख के साथ जो हिसाब दर्ज है उसके बारे में देखिए। गफूर बैंड मास्टर 11 रुपये, महादेव सहनाई वाले 5 रुपये, मगन लाल 325 रुपये, हीरा लाल पन्ना लाल बनिया 490 रुपये, श्याम सुंदर शराब 1180 रुपये, गणपत हलवाई 25 रुपये। और यह बताते हैं कि शादी की महीनों तक चर्चा होती रही थी। कभी कभी लगता है किसी जादू की छड़ी के स्पर्श से जर्जर दीवारें फिर उठकर खड़ी हो जाएं। ये तस्वीरें वापस दीवारों पर लग जाएं। घर लोगों से भर जाए। घर के पिछवाड़े गायों से रंभाने लगे। बड़े वाले चूल्हे पर मन भर दूध की कड़ाही चढ़ी रहे। परात में 10 किलो आटा सने। दालान में एकदम 60-70 थालियाँ लग जाए। एक बार, केवल एक बार मैं उस विराट विश्व में सांस लेना चाहती हूँ।
पुराना सब कुछ ना लौट सके तो ना सही, वे बाजार भाव ही कुछ देर के लिए लौट आए तो मैं पिंकी के हाथ पीले कर लूं। अभी आपने मालती जोशी जी की यह बहुत ही सुंदर रचना का आनंद लिया। इसी प्रकार की साहित्यिक सामग्री सुनने के लिए कथा मंजरी में साथ बनाए रखिए। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।